नमस्कार बच्चों। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नंबर पहला लिखा है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात बताना है। संहति मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बताना है। क्वेश्चन लिख लो। सवाल कह रहा था इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं हम सभी लोग कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हैं कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। आपको यही अनुपात निकालना है, मतलब आवेश Q बटा द्रव्यमान M का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे मान रखना है और कैलकुलेशन करना है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मात्रक देखोगे तो विकल्प में चारों मात्रक कूलाम प्रति किलोग्राम में ही लिए गए हैं, मतलब आपको ये मान किलोग्राम और कूलाम प्रति किलोग्राम में ही लेना है। ठीक है, अगर कोई दूसरा मात्रक होता तो उसमें मान लिखते। अब ये ऊपर नीचे दशमलव बराबर जगह है, समान अंक पे है, तो दशमलव हटा दो। ये 10⁻⁻31 ऊपर जाएगा, 19 घट जाएगा तो 12 आ जाएगा। अब ये इसको हम 160 कर दें, तो इसको हम जैसे ही 160 करेंगे, इतना कॉपी कर लेना, इसको 160 करेंगे, ये बटा में 91 है, तो ये ऊपर कितना 10⁻11 बचेगा, क्योंकि एक पावर मतलब 10, तो इसमें गुणा होकर 160 कर दिया। अब भाग दो तो एक बार जाएगा, फिर 7 और गुणे 10⁻11। ये है आपका आंसर, कूलाम प्रति किलोग्राम। भाग देना आपसे बनता है, कर लो कॉपी। इस सवाल को लिखो। ये सवाल कह रहा है कि दो समान आवेशों Q, Q, ये दोनों समान आवेश हैं Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच एक आवेश Q डैश रखा जाता है। तो यदि तीनों आवेशों का जो निकाय है वो संतुलन में है तो Q डैश का मान बताना है आपको। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में आपको देखकर ये पता चल रहा होगा कि ये माइनस के भी दिए गए हैं, प्लस के भी दिए गए हैं, मतलब Q डैश का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि विकल्प देख के आपको इस बात का अंदाज़ा लगा होगा कि Q डैश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, ये दोनों समान आवेश हैं Q, Q। अब हम Q डैश को एक बार यदि प्लस ले लें, क्योंकि Q डैश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार प्लस लेकर चेक करेंगे, एक बार माइनस लेकर चेक करेंगे। उससे पहले एक बात लिखते हैं हम, क्योंकि देखो हम संतुलन अवस्था को जानना चाहते हैं कि संतुलन अवस्था क्या है। क्योंकि सवाल में बोला है कि ये निकाय के जो तीनों आवेश हैं वो संतुलन अवस्था में हैं। संतुलन अवस्था में होने का मतलब क्या है कि ये जो निकाय है इसके प्रत्येक एलिमेंट पे, मतलब यहाँ पे आवेश है तो आवेश की बात करें, इसके प्रत्येक आवेश पे जो परिणामी बल होगा, कुल बल जो होगा वो 0 होगा। ये है संतुलन की अवस्था। कोई भी निकाय संतुलन में तभी कहलाएगा, संतुलन में या फिर साम्यावस्था में। ये दो शब्द उपयोग किए जाते हैं, संतुलन अवस्था या साम्यावस्था। तो संतुलन या फिर साम्यावस्था के लिए क्या होना चाहिए, F नेट 0 होना चाहिए, मतलब कुल परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये निकाय, इस निकाय में 3 आवेश हैं, तो इस 3 में से प्रत्येक आवेश पे, इस आवेश पर भी, इस आवेश पर भी, इस आवेश पर भी, तीनों आवेश पर जो F नेट है वो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये निकाय संतुलन अवस्था में है, सवाल कह रहा है। तो अब चूंकि Q डैश हमको नहीं पता है कि प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे इन आवेशों पे लगने वाले बलों की दिशा चेक करें। तो पहले इस आवेश पे चेक करें, इसको हमने 1 मान लिया, मतलब ये Q1 हो गया, ये हो गया Q2, और इसको तीसरा आवेश मान लिया, मतलब Q3 मान लिया। तो अब देखो ये प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो इस दिशा में बल लगाएगा, ये Q3, तो इसके कारण लगने वाला बल हमने F3 मान लिया, तो F3 का परिमाण इस दिशा में होगा।
इसी प्रकार ये दूसरा जो आवेश है Q2, ये भी प्लस, तो ये भी इसी दिशा में बल लगाएगा। मतलब ये जो F2 होगा 2 के कारण लगाया गया बल, ये भी इसी दिशा में होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक इस आवेश पे लगने वाले दोनों बल एक ही दिशा में हैं, या तो इस दिशा में हो या तो इस दिशा में हो, या तो ये अवस्था हो या तो ये अवस्था हो, इन दोनों अवस्था में ही, मतलब अगर दोनों बलों की दिशा एक ही है, इसमें या फिर इसमें, तो चूंकि लगने वाले बलों की दिशा एक ही है तो इस पे परिणामी बल जो है, जो F नेट है, वो शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम ये बात करें इस आवेश 1 की, तो इस पे लगने वाले दोनों बल F2 और F3 एक ही दिशा में हैं, इस Q1 पे। अब ये दोनों बल एक ही दिशा में हैं, ये दोनों बल अगर एक ही दिशा में हैं, मतलब ये है कि ये दोनों बल जुड़ जाएंगे। सदिश के नियम से हम जानते हैं, अगर एक ही दिशा में दो सदिश हैं तो उनको सीधा सीधा जोड़ दो आप उनके परिमाण को। तो इसका F2 का परिमाण कुछ भी हो, F3 का परिमाण कुछ भी हो, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसका कुछ ना कुछ मान मिलेगा। मतलब ये शून्य नहीं होगा, और शून्य नहीं होगा मतलब ये जो निकाय का ये जो आवेश है Q1, ये संतुलन में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये स्थिति गलत हो गई। क्यों गलत हो गई आपको पता चला? इसको हमने प्लस माना इसलिए गलत हो गई क्योंकि इस प्लस के कारण इस पर इस दिशा में बल लगेगा और इस पर भी इसी दिशा में बल लगेगा। मतलब इस दिशा में इस आवेश को कुछ ना कुछ बल मिल जाएगा, तो आवेश ये इस दिशा में गति कर जाएगा। क्योंकि F3 भी इसी दिशा में है, F2 भी इसी दिशा में है, ये जुड़कर कुछ ना कुछ मिलेगा और ये इसी दिशा में गति करेगा, मतलब संतुलन अवस्था में नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आई? मतलब Q डैश जो है वो धनात्मक नहीं हो सकता, इतना तो पता चल गया। पहले इसको इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या ऋणात्मक हो सकता है। हमने अभी देखा था कि जब हम Q डैश को हम लोग ले रहे थे धनात्मक, तो वो स्थिति संभव नहीं हुई। क्यों? क्योंकि Q1 पर जो परिणामी बल था वो शून्य नहीं था। तो अब हम इसको माइनस कर ले लें। अब इसको माइनस लेने के बाद Q1 पर दिशा चेक करें। देखो दिशा तो प्रत्येक आवेश पे चेक करनी पड़ेगी, प्रत्येक आवेश पे परिणामी बल शून्य होगा, लेकिन पहले वाले पार्ट में हम सिर्फ Q1 पर ही चेक किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर Q1 में ही अशून्य मिल गया, परिणामी बल शून्य नहीं मिला तो हो गया, कंडीशन गलत हो गई, संतुलन में नहीं रहेगा। अगर वहाँ पे शून्य मिलता तो हम फिर 2 और 3 पर भी चेक करते बल की दिशा। तो अब फिर से Q1 पर चेक करें, इसको माइनस लिया तो ये माइनस ये प्लस इसको अपनी ओर खींचेगा, मतलब F2 इस दिशा में लगेगा, और ये प्लस है ये भी प्लस है, इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, मतलब F3 इस दिशा में लगेगा। मतलब अब देखो Q1 पर लगने वाले दोनों बलों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। Q1 पे अगर लगने वाले बल की दिशाएं विपरीत हैं, मतलब Q1 पे संतुलन अवस्था होगी। अगर इन दोनों बल के परिमाण भी समान हो जाएंगे तो संतुलन अवस्था हो जाएगी, और जो कि सवाल कह ही रहा है संतुलन अवस्था होगी तो इनके परिमाण बराबर होंगे। उस बार तो पहली वाली स्थिति में क्या हो रहा था, दोनों बल एक ही दिशा में मिल रहे थे, मतलब वो इसी दिशा में गति कर जाता, संतुलन अवस्था नहीं मिलती। तो ये तो बात हो गई 1 की। अब 2 पर भी चेक करना है, चूंकि 2 भी और 3 भी ये पूरा निकाय ही संतुलन में है, मतलब 2 पर भी लगने वाले बल विपरीत दिशा में होने चाहिए, तभी वो उनका परिणामी शून्य होगा। और इसी प्रकार Q3 पर भी लगने वाले बल विपरीत दिशा में होने चाहिए, तभी उनका परिणामी बल शून्य होगा। तो Q2 पर हम बल देख लें 3 के कारण और 1 के कारण। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये प्लस ये माइनस, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, मतलब F1 इधर लगाएगा, ये F1 बल है। और इसी प्रकार ये 3 है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी माइनस है, तो ये इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये इस दिशा में बल लगाएगा। ये बल कौन सा है? F3 है। मतलब देख लो 2 पर भी लगने वाले बल विपरीत दिशा में है, मतलब ये भी संतुलन की अवस्था हो जाएगी। संभव है यदि इन दोनों का परिमाण भी बराबर हो जाएगा
तो संतुलन हो जाएगा, क्योंकि एफ नेट कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि परिमाण यदि बराबर हो गया, दिशाएं विपरीत हो गई तो परिणामी शून्य हो गया। इसी प्रकार 3 पर चेक करो, 3 पर इस 2 के कारण ये माइनस ये प्लस, ये माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा, मतलब इस दिशा में बल लगाएगा, जिसको हमने F2 बोल दिया 2 के कारण। और इसी प्रकार इस ये 1 है, ये दोनों धनात्मक हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा, जिसको हमने F1 कह दिया। तो अब देख लो, अगर हम Q डैश को माइनस ले रहे हैं, Q डैश को हम जैसे ही माइनस लेते हैं तो प्रत्येक आवेश संतुलन में मिल जाएगा। मतलब चूँकि बल के लगने वाले बलों की दिशाएं विपरीत हैं, तो साम्यावस्था या संतुलन अवस्था मिल सकती है। अब यदि इन दोनों बलों के परिमाण बराबर हो जाएं, यहाँ पर इन दोनों बलों के परिमाण बराबर हो जाएं, यहाँ पर इन दोनों बलों के परिमाण बराबर हो जाएं, तो संतुलन मिल जाएगी। और चूंकि संतुलन है, सवाल में कहा है, तो हम परिमाण बराबर कर देंगे। हमको तो दिशाएं चेक करनी थी कि दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ से अब हम ये बात बोल सकते हैं कि Q डैश का जो मान आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो आप 4 विकल्प देख लो, हो सकता है संयोग कभी ये हो जाए कि 4 में से कोई एक विकल्प ही ऋणात्मक का दिया हुआ हो, तो आप उसी को सीधा टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस और 2 प्लस विकल्प दिए गए हैं, तो हमको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले आवेश पे संतुलन अवस्था के लिए समीकरण लिख दें। इस पर लिख दो, इस पर लिख दो, इस पर लिख दो, किसी पर भी एक पर लिख दो, जिससे कैलकुलेशन में सही आ जाए, जिससे मान मिल जाए, उसी पे लिखो। तो हम 1 वाले पे लिख दें, मतलब Q1 पे हम लिख रहे हैं, तो F2 बराबर F3 होगा। ये दोनों बल बराबर होंगे ना इनके परिमाण, और दिशाएं विपरीत हो गई। देखो दिशाएं विपरीत हो गई, परिमाण बराबर हो गए, तो हो गया ना इस पे परिणामी बल शून्य। रस्साकसी का खेल जानते हो आप लोग। ये कोई वस्तु है, एक कुछ लोग इस तरफ से खींच रहे हैं, कुछ लोग इस तरफ से खींच रहे हैं बल लगा के, और दोनों बल अगर विपरीत दिशा में लगाए गए, दोनों बल अगर बराबर है, मान लो इस दिशा में F बल और इस दिशा में भी F बल, तो दोनों तरफ बराबर बल लग रहे हैं, तो ये वस्तु बीच में रुकी रहेगी, गति नहीं करेगी। यही अवस्था यहाँ भी है, गति नहीं करेगी, मतलब संतुलन अवस्था में रहेगी। तो अब F2 का मान रख दो। F2 क्या है, 1 पर लगने वाला बल 2 के कारण है, तो ये कितना हो जाएगा, Q डैश डिवाइडेड बाई R/2 का स्क्वायर। चूँकि देखो बीच में रखा गया था, एकदम मध्य में बीच में रखा गया था, तो ये हम पूरी दूरी को R मान ले रहे हैं। Q से Q के बीच की दूरी R मान लिए, तो अब Q से Q डैश की दूरी कितना बची, R/2, क्योंकि ये मध्य बिंदु पर है। इसी प्रकार F3 क्या है, 3 के कारण 1 पर बल, तो ये हुआ Q, Q1 भी Q, Q2 भी Q बटे R² होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी R ही मानी है हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आप सीधा सीधा मान निकाल लो। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो क्या मिलेगा यहाँ से देखो ये KQ कट गया, यहाँ से R² कट जाएगा, तो Q डैश का वैल्यू कितना मिल गया, ये 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा, और फिर ये बटा में जाएगा, तो Q/4। लेकिन प्रकृति तो हम पहले ही बता चुके हैं ना, प्रकृति मतलब ऋणात्मक प्रकृति, तो माइनस अपने से लगा दो, तो Q डैश का मान कितना हो गया, माइनस का Q/4। कर लो वहाँ पे। ये सवाल लिखा है आपके सामने, 2014 यूपी बोर्ड का है। सवाल कह रहा है +1 माइक्रोकूलाम और +4 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं वायु में, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताना है आपको। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताना है। क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है 2 आवेश हैं, इसको हमने Q1 Q2 मान लिया। Q1 का मान दिया है प्लस का 1 माइक्रोकूलाम, Q2 का मान दिया है प्लस का 4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, माइक्रोकूलाम हम जानते हैं 10⁻⁻6 होगा, अभी बदल लेंगे आवश्यकता पड़ेगी तो। ठीक है, अब कह रहा है सवाल, ये कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके बीच की दूरी R मान लो।
अब कह रहा है कि इन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताना है। अब देखो हम ये जानते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा इस दिशा में, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। ये इस बल को हम लोग बोलेंगे F21। F21 को क्या पढ़ते हैं, लिख लेना, 1 के कारण 2 पर बल। इसी प्रकार ये बल जो होगा F12 क्या होगा, 2 के कारण 1 पर, ये 1 के कारण 2 पर, लास्ट वाले के कारण ये इस पर। F21 लिखेंगे मतलब 2 पर 1 के कारण, F12 मतलब 1 पर 2 के कारण। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कूलाम बल के आधार पे, जो कूलाम ने कहा कि ये लगने वाले बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं, इतना हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत, मतलब F12 बराबर F21, ये तो हम लोग जानते हैं ना, न्यूटन्स लॉ, सॉरी कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो अब यहाँ पे आप सीधा सीधा जानते हो कि इन दोनों बलों का परिमाण बराबर होता है, दिशाएं विपरीत हो गई ना, एक बल इस दिशा में लग रहा है तो एक इस दिशा में लग रहा है, तो इसको हम F मान लें। बोलो, F12 और F21 दोनों का परिमाण बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, F के बराबर, ये हम जानते हैं, इतना लिखो। अब इसको आगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको निकालना क्या है, F12 बटा F21, मतलब इन पर लगने वाले बलों का अनुपात, मतलब 2 पर 1 के कारण, 1 पर 2 के कारण, चूंकि और कोई आवेश तो है नहीं जो इस पे बल लगाएगा। तो अब देखो F12 भी F है, F21 भी F है, तो इसका अनुपात कितना हुआ, 1:1। F12 अनुपात F21 बराबर कितना होगा, 1:1। ये है आपका आंसर। कर लो कॉपी, इस सवाल को लिख लो, ये यूपी बोर्ड 2015 में आया हुआ है। सवाल कह रहा है 8 कूलाम के ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। आवेश दिया गया है 8 कूलाम, ऋण आवेश है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन लिख लो। देखो क्यू दिया गया है अपने को, आवेश 8 कूलाम, हम परिमाण भर लिख लें चूंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, ये ऋण आवेश है, और हम जानते हैं ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, अधिकतम का मतलब ज़्यादा होती है क्योंकि वो ऋणात्मक आवेश है। अब इस पे निकालना है आपको n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप एक फार्मूला जानते हो, Q बराबर N इंटू ई। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, N है कुल आवेश, मान रख दो 8n इंटू ई का मान जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। आपको n निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये बटा में जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। आप क्या करो, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो दशमलव हटाने के लिए, तो ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, दशमलव हट गया, और ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा 10⁻। अब आप जानते हो 16 पंचे 80, तो ये कितना मिला, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई अपने को, यही अपना आंसर है। कर लो कॉपी, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये सवाल लिख लो, ये 2017 में आया है, यूपी बोर्ड 2017। कह रहा है एक वर्ग के 2 विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल Q और कैपिटल Q रखे हैं, और शेष 2 विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल q रखे हैं, और किसी एक कैपिटल Q पर नेट वैद्युत बल 0 है, तो निकालना है आपको कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान। क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग है, उसके 2 विपरीत कोणों पर कैपिटल Q और अन्य शेष 2 विपरीत कोने स्मॉल q, ये आवेश रखे गए हैं। ठीक है, आपको बताना क्या है, कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान बताना है। इतनी बात समझ में आई। अब जब आप 4 विकल्प देखोगे तो विकल्प के आधार पे आपको ये दिखेगा
कि धनात्मक भी दिया है Q और Q का अनुपात, और ऋणात्मक भी दिया है। इतनी बात समझ में आई आपको? मतलब ये है कि अब इन दोनों का अनुपात ऋणात्मक कैसे हो सकता है? ऋणात्मक होने का मतलब या तो ये ऋणात्मक हो जाए ये धनात्मक, या फिर ये ऋणात्मक ये धनात्मक। मतलब इन दोनों में से कोई एक अगर ऋणात्मक आवेश होगा तभी तो इनका अनुपात ऋणात्मक होगा। और इनका Q बटा Q का अनुपात धनात्मक कब होगा? क्योंकि विकल्प में धनात्मक भी दिया है, तो धनात्मक तभी होगा जब ये दोनों माइनस के हो जाएं या दोनों प्लस के हो जाएं, तब धनात्मक होगा। मतलब संभावना यहाँ पर ये है कि दोनों या तो धनात्मक हो सकते हैं या दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो सकता है। विकल्प के आधार पे मैंने ये बात कही आपको, बात समझ में आई? क्योंकि विकल्प में धनात्मक अनुपात भी दिया है, ऋणात्मक अनुपात भी दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दिशा देख करके, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि कुल परिणामी बल F नेट जो है किसी एक Q पर शून्य है, तो बताना है इतना Q बटा Q का मान। मतलब किसी एक Q पर हम कुल परिणामी बल शून्य ले लें, तो परिणामी बल शून्य होने के लिए फिर से वही बात हो गई कि चूंकि बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, तो किसी मान लो इस बिंदु पे अगर हमको परिणामी बल शून्य लिखना है तो ये आवश्यक है कि इन पे लगने वाले बल विपरीत दिशा में हों। अगर विपरीत दिशा में होंगे तभी संभावना है शून्य होगा। अगर एक ही दिशा में बल मिल गए तो शून्य नहीं होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि एक Q पर अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाले बल हैं उन बलों की दिशाएं क्या हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, क्योंकि F नेट बराबर 0 की बात कर रहा है, और F नेट 0 कब हो सकता है? जब लगने वाले बल विपरीत दिशा में आए, क्योंकि अगर एक ही दिशा में आएंगे तो वो कुछ ना कुछ जुड़कर आएगा, शून्य नहीं होगा। तो हम मान लो इस वाले आवेश पे F नेट शून्य निकालना चाह रहे हैं, इस वाले आवेश पे बोला है किसी एक आवेश पे, इसी को ले लो। तो अब पहली स्थिति में इन दोनों को हम लोग माइनस ले लें, क्योंकि ये दोनों माइनस क्यू हो गया, ये दोनों प्लस हो गया। ठीक है, अब दिशा चेक करो, ये माइनस ये प्लस इसको अपनी ओर खींचेगा। चलो इसका नामकरण भी कर दें, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ताकि हमको बल लिखने में आसानी हो जाए। तो Q3 इसको इस तरफ बल लगाएगा, ये हो गया F23, मतलब 3 के कारण 2 पर लगने वाला बल इस दिशा में मिलेगा। परिमाण अभी हम देख लेंगे, क्योंकि ये वर्ग है तो भुजा इसकी ये मान लेंगे। अब ये माइनस है ये प्लस है, ये भी इसको इस ओर खींचेगा, और ये बल क्या हो गया F21 के कारण 2 पर लगने वाला बल। अब देखो हम जानते हैं कि वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, तो ये Q इस Q पर भी बल लगाएगा और इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगाएगा। इनको मिला दिया, अब ये प्लस है ये प्लस है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा, और ये बल क्या होगा F24, 4 के कारण 2 पर लगने वाला बल। ठीक है, अब अगर हम इस Q को यहाँ पर बनाएं और दिशा देखना चाहें तो एक बल तो इस दिशा में लग रहा है, इस Q2 को बनाए हैं हम लोग, एक बल इस दिशा में लग रहा है और एक बल इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, ये था F23, ये था F21, ये था F24। इतनी बात समझ में आई आपको? अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और सदिश का एक कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाते हैं। सदिश का एक कॉन्सेप्ट ये है, सुनना ध्यान से, कि किसी भी दो सदिशों का अगर आप परिणामी निकालना चाहते हो, किन्हीं भी दो सदिशों का परिणामी, मान लो एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, किसी कोण थीटा पर ये हैं, तो इनका परिणामी जो होगा इनके सदैव बीच से जाएगा। याद कर लो, इनका ये परिणामी है, R मतलब रिजल्टेंट। अगर एक सदिश ये A था ये B था, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा सदैव इनके बीच से जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यदि A और B सदिश दोनों आपस में बराबर हो गए, मान लो सदिश A को हमने F मान लिया, B को भी हमने F मान लिया,
अगर ये दोनों सदिश बराबर हो गए तो ये जो सदिश R है ये कोण अर्धक पर जाएगा, कोण समद्विभाजक पर जाएगा। बात समझ में आई? अगर इन दोनों के परिमाण बराबर हुए तो ये एक सदिश हमने F मान लिया, इसको भी हमने F मान लिया, मतलब ये दोनों बराबर हैं। आप कुछ भी मान लो, 2, 4, 5 न्यूटन या वेग मान लो मीटर प्रति सेकंड में। मतलब ये है कि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इनका परिणाम एकदम कोण अर्धक पे जाएगा। पहली बात हमने बोली कि परिणामी सदैव बीच से जाएगा, बीच से। अब एकदम कोण अर्धक पे जाएगा कि किस सदिश के पास में जाएगा वो दूसरी बात है। तो इसके लिए अगर इनके परिमाण बराबर हो गए तो एकदम कोण अर्धक पे जाएगा, इतना पता है। ये दो बातें हो गई। अब अगली बात सुनो, चूंकि इस दिए गए सवाल में पहले इतना बना लो फिर आगे चलते हैं। इस दिए गए सवाल में आपको ये लग रहा होगा कि ये F23 और F21 इसके बीच का कोण है 90 अंश, इतना तो पता चल गया आपको। और अगर हम लोग F23 का फॉर्मूला लिखें, F23 का मान देखें तो ये क्या होगा, KQ1 Q2 ये Q बटा R स्क्वायर। R इनके बीच की दूरी हम A मान लें, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की भुजा को हमने A मान लिया। ठीक है, चलो लिखते हैं F23 और F21 लिखते हैं। F23 कितना होगा, KQ बटा A स्क्वायर, और F21 भी कितना होगा, KQ बटा A स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो F23 और F21 दोनों बराबर हैं, इसको हमने F मान लिया। ठीक है, फार्मूले में रखने में आसानी होगी। अब अभी हमने आपको ये बात बताई थी कि अगर दो सदिश बराबर परिमाण के हैं तो उनका जो परिणामी होगा ये F23 था जो कि F माना हमने, और ये F21 है, इसको भी हमने F माना। अब अगर ये 90 अंश था कोण तो एकदम कोण अर्धक पे जाएगा। कोण अर्धक का मतलब क्या है, ये 45 और ये भी 45। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात सुनो, ये है विकर्ण, इस वर्ग का ये विकर्ण है ना, ये पहले वाले डायग्राम में हम लोग वापस आए, ये है विकर्ण। अब हम ये जानते हैं चूंकि ये वर्ग है तो इसका विकर्ण भी 45 पे होगा। मतलब ये जो बल है F23 ये भी एकदम 45 अंश पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये विकर्ण है। बात समझ में आ गई वर्ग का मतलब, ये वाली जो दिशा होगी ना ये इस दिशा की एकदम विपरीत होगी, और ये मतलब कौन सी दिशा, एकदम 45 वाली, एकदम अर्धक वाली स्थिति। मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो F0 है, इस बल को हमने F0 मान लिया। ये F0 क्या है, इस F23 और F21 का परिणामी है। F0 बराबर F23 व F21 का परिणामी। अभी परिणामी कैसे निकालते हैं उस पे आते हैं हम लोग। तो हमको ये पता चल गया कि F0 क्या है, F23 और F21 का परिणामी है। मतलब ये इस दिशा में है, और इसी के जस्ट विपरीत दिशा में क्या होगा, F24, क्योंकि ये भी विकर्ण के अनुदिश है ना बाहर की ओर, और ये है एकदम विकर्ण के अनुदिश अंदर की ओर। मतलब अब देखो, अगर हम F23 और F21 का परिणामी निकाल लिए तो अब इस बलों को भूल जाओ, F23 को और F21 को भूल जाओ, क्योंकि इन दोनों का परिणामी तो हम F0 लिख चुके हैं। अब हम सिर्फ F0 और F24 को देखेंगे। तो अगले डायग्राम में आप ये भी बना सकते हो कि ये जो Q2 था, कैपिटल का Q था, कैपिटल का जो ये Q2 था, इस पे दो बल लग रहे हैं। इस दिशा में बल लग रहा है F24 और इस दिशा में बल लग रहा है F0। मतलब यहाँ पे इन दोनों बलों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत। मतलब यहाँ पे
जो संतुलन है या एफ नेट है, जो साम्यावस्था है, वो मिल सकती है। यहाँ पर एफ नेट बराबर 0 हो सकता है। कब हो जाएगा? जब ये दोनों के परिमाण हम लिख देंगे बराबर। इन दोनों के अगर परिमाण बराबर हो जाएं, क्योंकि दिशा तो विपरीत है ही, तो एफ नेट मतलब परिणामी बल 0 हो जाएगा। और सवाल यदि कह रहा है कि परिणामी बल 0 है, मतलब इनके परिमाण क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये जो हम स्मॉल q को माइनस माने थे, यहाँ पे हमने सही माना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसी के आधार पे फिर हम प्लस मानकर भी देख लेंगे कि क्या संभव है प्लस का मान लेकर भी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, स्मॉल q को माइनस लिए, और अब जो कि हम कैपिटल Q3 पे जो हम लोग निकाल रहे थे बल, दो बल मिले अपने को, एक F0 मिला है और एक F24 मिला है। बात समझ में आई? और ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, एक लाइन और लिख सकते हो आप, F21 प्लस F23 प्लस F24 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो सवाल कह रहा है ना कुल परिणामी 0 है। मतलब 2 पर 1 के कारण बल, 2 पर 3 के कारण, 2 पर 4 के कारण। ये लाइन लिखेंगे हम, ध्यान रखना। ये सदिश रूप में सदिश जोड़ कितना है? 0, क्योंकि परिणामी बल कितना है? 0। अब यहाँ पर एक गलती ये की जा सकती है, यहाँ पर एक गलती ये की जा सकती है कि इसका मान हम सीधा f रख दें, इसका चूँकि f माना था हमने, इसका भी मान f रख दें, और इसका मान हम निकाल लें। चलो ये कितना हो जाएगा, k 2 4 निकाल लोगे ना, 2 और 4 के बीच लगने वाला बल बटा ये हो जाएगा a√2। दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी? a√2, चूँकि वो वर्ग का विकर्ण है a√2। अगर ये लाइन लिख दोगे आप तो ये गलत हो जाएगी। गलत क्यों होगी ये लाइन? क्योंकि यहाँ पे तो हमको सदिश रूप में जोड़ना था, यहाँ आप सीधा उन्हीं बलों का परिमाण लिख दिए हो बस, और कुछ भी नहीं किए, तो ये लाइन गलत है। ये सिंपल बीजगणित जोड़ है, लेकिन बल एक सदिश राशि है, इसलिए हमको सदिश रूप में जोड़ना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हमने देखा Q2 पर एक बल इस दिशा में, एक बल इस दिशा में, एक बल इस दिशा में। ये था F23, ये था F21, ये है F24। ठीक है, हमने F23 और F21 का परिणामी निकाला F0। तो इस लाइन को यहाँ पे सीधा ऐसे लिख दिया हमने कि ये जो Q2 पर एक बल लग रहा है F24 और एक बल लग रहा है F0। अब इन्हीं दोनों को लिखना है हमको। अभी 23 और 21 बल को भूल जाओ। इतनी बात समझ में आई आपको? मतलब F0 तो लिखो पहले। F0 क्या है? F0 है F23 और F21 का परिणामी। अभी हमने आपको बताया कि दो सदिश यदि थीटा कोण पर हैं तो उनके परिणामी का फार्मूला क्या होता है? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये होता है दो सदिशों का परिणामी। मतलब F0 को हम सीधा सीधा f प्लस f नहीं लिख देंगे, सीधा सीधा f प्लस f लिख देंगे तब तो वो बीजगणित योग हो गया। हमको सदिश रूप में जोड़ना है, मतलब दो सदिशों का जोड़ निकालना है, परिणामी निकालना है। जब उनके बीच का कोण थीटा हो तो ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ का थीटा 90 अंश है, मान रख दो। दो सदिश a और b लिए थे हम, a का मान हमने f माना, अभी f का मान बाद में रख देंगे। ये भी f हुआ, ये हुआ 2f इंटू f इंटू कॉस 90। हम लोग जानते हैं कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। कॉस 90 का मान अगर 0 होता है तो ये वाली पद हट गई यहाँ से, तो ये f² 2f², ये कितना मिल जाएगा? f√2। और ये आपको याद भी है, इसी को हमने F0 माना है परिणामी बल को। आपको ये याद भी होना चाहिए कि अगर दो सदिश 90 अंश पर हैं, अगर दो सदिश F और F बराबर, परिमाण में बराबर, अगर दो सदिश 90 अंश पे हैं तो उनका परिणामी
F√2 हो जाएगा। अगर A और A होते तो A√2 हो जाता, B और B होते तो B√2 हो जाता। ये याद भी रख सकते हो आप और इस फार्मूले से निकाल भी सकते हो। मतलब अब हमको F0 का वैल्यू पता चल चुका है F√2। अभी पीछे से F का वैल्यू हम देख के रख देंगे, F24 का भी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर देखो, अब ये दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अब यहाँ पर इन दोनों बलों को सीधा बराबर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल कह रहा है कि परिणामी बल शून्य है, मतलब इन दोनों के परिमाण जो हैं वो बराबर होने चाहिए। क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं और परिमाण यदि बराबर हो गए तो परिणामी शून्य हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको क्या रखना है, चूंकि एफ नेट इज इक्वल टू 0 है, तो एफ नेट 0 होने का मतलब F0 इज इक्वल टू F24। F0 का वैल्यू हमने F√2 निकाला और इसका वैल्यू कितना आया, KQ डिवाइडेड बाई A√2 का स्क्वायर। ये F का भी वैल्यू डालो यहाँ पे। F का वैल्यू कितना आया था, F था स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच लगने वाला बल, ये था KQ डिवाइडेड बाई A², क्योंकि बीच की दूरी A थी। पीछे से देख के मान आप रख सकते हो जिसको समझ में ना आ रहा हो। ये हो गया A√2 का स्क्वायर, जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो। ये KQ कट रहा है, KQ कट रहा है, यहाँ से A² कट जाएगा, चूँकि ये A² हो जाएगा। तो अब अगली लाइन लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ तो बचा स्मॉल q, ये A² भी कट गया इससे, यहाँ बचा कैपिटल Q और यहाँ बचा बटा। जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो कितना मिल जाएगा, अच्छा ये वाला √2 छूट गया, ध्यान देना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये वाला √2 ये लिख दिए। अब यहाँ स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। आपको निकालना क्या है, और यहाँ वाला √2 ये है, आपको निकालना है कैपिटल Q बटा स्मॉल q। आपको निकालना है कैपिटल Q बटा स्मॉल q। तो कितना हो गया, कैपिटल Q बटा स्मॉल q कितना हो गया, ये q यहाँ गया तो ये 2 यहाँ चला गया, 2√2 इतना आया। लेकिन ध्यान दो Q का मान कैसा है, Q का मान नेगेटिव है। ये हम पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे लिखते हैं, है ना। ये हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से इतना लिख लो, पॉज करके लिख लिया करो। ये Q कैसा है, नेगेटिव है, मतलब जो अपना मेन आंसर है Q बटा Q वो कैसा आएगा, -√2। ये है अपना आंसर। ये माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि स्मॉल q की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक। बात समझ में आई, इतना कॉपी कर लो, फिर धनात्मक भी लेकर एक बार देख लेते हैं क्या संभव है कि नहीं। वैसे ये स्थिति इससे आंसर आ गया है, मतलब वो स्थिति संभव नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसको हम लोग चेक करेंगे, वहाँ अपना थोड़ा दिशा का ज्ञान भी इंक्रीज होगा। कर लो कॉपी। हमने क्या कहा था, उस बार माना है Q को नेगेटिव, इस बार पॉजिटिव मान लो। ये प्लस का Q, ये प्लस का Q, ये दोनों प्लस के हैं। दिशा देखें, ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा, इस दिशा में बल लगाएगा। इसको हमने 1 माना था, इसको 2 माना था, इसको 3 माना था, इसको 4 माना था। ये बल कौन सा है, F21, 1 के कारण 2 पर। ये प्लस इसको धक्का मारेगा, मतलब प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, ये हो गया F23। और ये भी इसको धक्का मारेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में बल लगाएगा एकदम अर्धक पे, ये हो गया F24। बात समझ में आई। अब पहले इतना लिख लो, फिर हमको थोड़ी सी जगह और चाहिए, चलो यहीं पे बनाते हैं। अब अगर हम ये Q3 को फिर यहाँ से बनाएं Q2 को, ये Q2 है अपना, देखो इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। इस दिशा में बल लग रहा है एक F21, इस दिशा में बल लग रहा है एक F23 और इस दिशा में बल लग रहा है F24। यही बल लग रहे हैं इस पर, ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखो इसी डायग्राम को थोड़ा देखो कैसे बनाया जा सकता है। ये हो गया Q3, इस दिशा में जो बल लग रहा था F21 और इस दिशा में बल जो लग रहा था F23,
ये समझ आना F23, चलो लिख देता हूँ, ठीक है। और अब हम ये जानते हैं कि अभी हमने क्या कहा कि दो सदिशों का परिणामी उनके बीच से जाता है, तो इन दोनों का परिणामी बीच से जाएगा और इन दोनों का परिमाण भी बराबर है, हम पीछे देख चुके हैं। मतलब ये एकदम कोण अर्धक पे जाएगा 45 अंश पे, जिसको हमने चलो F0 मान लिया। इसका परिमाण कितना है F√2, हम पीछे निकाल भी चुके हैं। और देखो तो F24 भी इसी दिशा में है, मतलब पहले इतना लिख लो, बना लो पॉज करके, क्योंकि हम काफ़ी आगे बढ़ाने वाले हैं। अब देखो इसी दिशा में तो F24 भी लगेगा, इसी दिशा में, क्यों? क्योंकि ये विकर्ण के अनुदिश था ना, ये यहाँ से देखो ये विकर्ण के अनुदिश था, ये भी 45 पे लग जाएगा एकदम कोण अर्धक पे, और ये भी इसी दिशा में इस बार लगेगा। अब इस बार क्या हुआ, अगर हम इस Q3 को फिर Q2 को यहाँ बनाएं तो एक ही दिशा में दो बल लग रहे हैं, एक तो F24 और एक F0। तो हमको बताओ क्या इस Q2 पर कभी F0 शून्य हो सकता है? कुल परिणामी बल क्या इस पे कभी शून्य हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में हैं। एक ही दिशा में होने का मतलब इस पे परिणामी बल शून्य नहीं हो सकता, और अगर इस पे परिणामी बल शून्य नहीं हो सकता मतलब ये वाली स्थिति जो है गलत है, क्योंकि सवाल कह रहा है F0 शून्य है और यहाँ से F0 शून्य मिलेगा ही नहीं, मतलब ये वाली स्थिति क्या है, गलत है। पहली वाली स्थिति ही हमारी सही थी। इसको भी आप कॉपी कर सकते हो ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। मैं एक बार कापी फिर से पीछे से पैक करता हूँ। यहाँ से हमने शुरू किया था, इतने पे कॉपी करो, पॉज करके रोक लो, फिर इतने पे कॉपी कर लो, हो गया सवाल। ये इस सवाल को लिख लो, ये यूपी बोर्ड 2010 और 2017 में आया है। सवाल कह रहा है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अति लघु में सवाल आया था 1 नंबर के लिए। सवाल को लिख लो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है एक कूलाम में कितने आवेश हैं, मतलब आवेश दिया है आपको एक कूलाम और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है एन। आप आवेश के क्वांटीकरण वाला फार्मूला लगा दो, Q बराबर N इंटू ई। Q की जगह 1 रख दो क्योंकि एक कूलाम है। N निकालना है आपको, E का मान पता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो N कितना आ जाएगा 1/1.6 गुणे 10 की घात -19। ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, और ये इसको ऊपर ले जाओ तो पावर प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर नीचे 10 का गुणा किए तो ये 10 हो गया, 10 बटे ये 16 हो गया, और ऊपर गया तो ये 10 टू पावर प्लस का 19 हो गया। इसके एक पावर यहाँ गुणा कर दो ताकि ये 100 बन जाए, तो ये कितना हो जाएगा N बराबर 100/16 गुणे 10 की घात 18 बचेगा। 16 से भाग दे दो, 16 छक्का 96, फिर 4 बचा तो 40 हो गया, दशमलव लगा दो तो 40 हुआ। 16 3 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूना 32, 8 16 पंचे 80, मतलब ये हुआ 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने। कर लो कॉपी इसको, इस सवाल को लिख लो। ये भी अति लघु में आया है 1 नंबर के लिए 2012 में। सवाल कह रहा है 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। कॉपी कर लो, फिर सॉल्व करते हैं। देखो आपको दिया क्या गया है, आवेश दिया गया है, Q दिया गया है आपको 5 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम, और पूछ रहा है कितनी दूरी पर, मान लो R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कैपिटल E कितना 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। R का मान पूछा है, तो आप बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर, ये मान लो कोई बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर मान लो कोई बिंदु P है,
तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते हो, E बराबर कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ के का मान कितना होता है 1/4 पाई यदि हम निर्वात की बात करें या वायु की बात करें, इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये इसका मान भी जानते हो आप 1/4 पाई का 9 × 10⁻⁹। अगर कुछ भी ना बोले तो आपको निर्वात या वायु ही मानना है। अगर कोई माध्यम बोल दे, उसका परावैद्युतांक दे दे, तब फिर उसको आप वो रखना बटा आर स्क्वायर। अच्छा, ई का मान भी दिया है 450, इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करके आपको क्या निकालना है, आर का मान ही तो निकालना है। इतना करो कॉपी, फिर हम लोग आगे चलते हैं, एक लाइन और चालू कर देते हैं। कर लिए कॉपी? अब देखो, इतना पता है तो आर स्क्वायर कितना हुआ है, जो कट रहा है काट दो। अच्छा, ये 9×45 से कट गया, तो ये आर स्क्वायर कितना बचा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ 10 बचा ना, ये 45 से ये 10 बटा में आया, तो ये 10⁻+1 बचा इन दोनों में से, +1 बचा, और ये भी +1 बटा में आ गया, मतलब आर स्क्वायर 1, तो आर का वैल्यू कितना 1 प्लस लेंगे, चूंकि आर दूरी है धनात्मक ली जाएगी, तो आर का मान कितना आ गया 1। कर लो कॉपी। ये सवाल यूपी बोर्ड 2018 में आया है। सवाल लिखो पहले। सवाल कह रहा है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। सवाल लिख लिया। सवाल में आपको दिया गया था इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब n कितना 12.5 × 10⁻18। आपसे पूछा था आवेश, इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश, मतलब क्यू पूछा है, तो आप फार्मूला जानते हो, क्यू बराबर n × ई। मान रखो, n का मान है 12.5 × 10⁻18 और ई का मान आप जानते हो 1.6 × 10⁻−19। इसको सॉल्व करो, इसमें गुणा करोगे तो आएगा ये 22 × 10⁻1 कूलाम, मतलब कितना 2। ये आपका आंसर है। कर लो कॉपी। इस सवाल को लिखो, ये यूपी बोर्ड 2014 में आया है। सवाल कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल कैपिटल F है। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल कैपिटल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए, जल के लिए कैपिटल K का मान दिया है, K मतलब जल का परावैद्युतांक 80, तो उनके बीच बल कितना रहेगा। ठीक है, कर लो कॉपी, फिर चलते हैं सॉल्व करने। देखो, सवाल कह रहा था कि दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश मान लो Q1 Q2 मान लेते हैं, कुछ दूरी पर R, कुछ दूरी R पे रखे हैं ये, और ये अभी रखे गए हैं, तो इनके बीच बल लग रहा है F। अभी ये कुछ नहीं बोला है, तो ये वायु या निर्वात में मान ले, तो इनके बीच जो बल लग रहा था, मतलब जो Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, जो वैद्युत बल लग रहा था, वो F लग रहा था। ये पहली स्थिति है जब ये निर्वात या फिर वायु में रखे गए थे। फिर कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर, मतलब R दूरी पर ही, दूरी कम या ज़्यादा नहीं किया इन्होंने, उतनी ही दूरी पर, और इन्हीं आवेशों को, मतलब आवेश भी नहीं बदला, ये भी Q1 और ये भी Q2, अब ले गए ये जल में। कहाँ पर ले गए, जल में। और जल के लिए कैपिटल K का मान ये बता रहे हैं 80, ये होता है जल का परावैद्युतांक, 80 कह रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि अब बल कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो अब देखो, आप पहले इसके लिए निर्वात या फिर वायु के लिए फार्मूला लिखो। तो Fe का फार्मूला कितना होता है 1/4 Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। ये F दिया भी है, इसको लिख लो। इतना तो जानते हो आप, निर्वात या वायु की ये वैद्युतशीलता है ε0।
पहले इतना लिखो फिर कॉपी हम आगे बढ़ाएं। लिख लिए। अब हम किसी माध्यम के लिए वैद्युत बल जानते हैं कितना होता है 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बटा r²। हम ये जानते हैं कि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल के आ जाता है या इसी को ε0 बोलते हैं। ये क्या है? परावैद्युतांक, उस माध्यम का जिस माध्यम में Q1 Q2 रखे गए हैं। तो अब आप क्या करो, इसको Fe डैश मान लिया हमने, आपको निकालना Fe डैश ही है, तो क्या करो आप Fe डैश बटा Fe निकाल लो, मतलब दोनों में भाग दे दो, Fe डैश में Fe का भाग दो। तो जब भाग दोगे आप तो पहले Fe डैश का मान रखो, Fe डैश का मान है 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा r², और Fe का मान क्या है 1/4πε0, ये निर्वात या वायु वाला है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब आपको ये दिख रहा होगा ये वाली पद तो पूरी कट ही गई, और ये 1/4πε0 भी कट गया, ये के बचा है। तो ये कितना मिला आपको Fe डैश मतलब माध्यम वाला बल बटा Fe निर्वात वाला बल, ये बराबर कितना मिला, ये 1/k ये मिला। ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए और आपको याद भी होगा ऐसी उम्मीद है। इसको हम लोग ऐसी भाषा में भी लिखते हैं कि यदि किसी माध्यम जिसका अपवर्तनांक k है, उस माध्यम में हम दो आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखें जितनी कि पहले निर्वात या वायु में रखे थे, तो जो बल होता है, जो Fe डैश होता है, यहाँ से यदि हम Fe डैश को निकालें तो Fe डैश क्या आ जाएगा Fe बटा के। तो मतलब जो नया बल होता है वो घट जाता है, कितना घटता है, उसके परावैद्युतांक का 1 गुना, ठीक है, मतलब परावैद्युतांक से भाग दोगे तब उसके बराबर आएगा। तो अब जो नया बल होगा वो कितना होगा Fe बटा के। अच्छा Fe का पहले इतना लिख लो, यहाँ से शुरू किया था हमने, लिख लिया। अब यहाँ से Fe बराबर कितना हो गया, जो Fe डैश बराबर Fe का मान हमने F माना था तो ये F बटा के हो गया, ठीक है, ये है अपना आंसर। इसी को आप ये भी लिख सकते हो F इंटू 1/k। यही मैं कह रहा था कि k गुना घट गया, इसको क्या बोलते हैं, k गुना घट गया, या फिर 1/k गुणा हो गया, या 1/k गुना हो गया, या k गुना घट गया, ये है आपका आंसर। कर लो कॉपी। इस क्वेश्चन को लिखो, ये 2014-2016 में पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। दो धातु प्लेट रखी गई हैं, समांतर हैं और बहुत पास में रखी गई हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण इतना है, मतलब 17.7 × 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन लिख लो फिर सॉल्व करते हैं। देखो सवाल कह रहा है दो बड़ी धातु की प्लेट हैं, समांतर रखी गई हैं। ये धातु प्लेट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है, ये समांतर रखी गई हैं। प्लेट पर विपरीत प्रकार के आवेश पृष्ठ घनत्व है, मतलब अगर एक पे प्लस का सिग्मा है तो दूसरे पे माइनस का सिग्मा है, मतलब ये प्लेट ऋणावेशित है और ये प्लेट धनावेशित है। और सिग्मा का मान भी दिया गया है आपको, सिग्मा का मान कितना दिया गया है 17.7 × 10⁻⁻22 इतना मान दिया है। अब प्लस वाले के लिए प्लस सिग्मा होगा, माइनस वाली प्लेट के लिए माइनस सिग्मा होगा, इतना जानते हैं। कहा है कि प्लेटों के बीच में चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पे आप ये जानते हो, पहले ये बात हम कर लें कि किसी भी प्लेट के लिए
आप ई का फॉर्मूला जानते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी प्लेट के लिए मतलब ये धातु की जो प्लेट है उसके पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते हो आप, ठीक है। ये किसी एक प्लेट के कारण इतना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ई चूंकि आप जानते हो ई एक सदिश राशि है, मतलब ई की दिशा भी देखनी पड़ती है, तो ई की दिशा प्लस प्लेट के कारण जो ई की दिशा होता है वो प्लस प्लेट की ओर होता है, और माइनस प्लेट के कारण जो ई की दिशा होती है माइनस प्लेट से दूर की ओर होती है, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमको एक प्लेट के कारण ई नहीं निकालना है, यहाँ पर दो प्लेटें हैं, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। तो इसके कारण अगर इसको हम प्लेट 1 बोल दें, इसको हम प्लेट 2 बोल दें, तो इसके कारण चूंकि हमने क्या कहा प्लस प्लेट के कारण आवेश के लिए प्लस प्लेट पर स्थित आवेश के कारण जो ई होता है वो दूर की ओर होता है, मतलब E1 की दिशा ये हो गई, और माइनस के कारण प्लेट की ओर होता है E2 ये हो गया। देखो दिशा देखना, इस बिंदु पे हम बात कर रहे हैं, इस बिंदु को हम P मान लें, तो P बिंदु पे हम E देखेंगे। E1 को हमने कहा प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये प्लस है इसलिए दूर की ओर होगा इस दिशा में, और माइनस प्लेट के कारण उसकी ओर होता है प्लेट की ओर होता है, मतलब इसी दिशा में E2 होगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और ये दोनों एक ही दिशा में है, तो सदिश के नियम से जो E नेट होगा वो सीधा E1 और E2 कर दो, ये तो सदिश योग में E1 और E2। लेकिन पहले इतना लिख लो, लिख लिया। अब चूंकि E1 और E2 एक ही दिशा में है तो इनका परिमाण भी आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो, क्योंकि इनके बीच का कोण कितना है 0, सीधा सीधा जोड़ दो। E1 का वैल्यू आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का भी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस प्लेट के कारण भी होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दिशा बस बदल जाती है। तो आप ई नेट ये जब इसको लासा लेके सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू डाल दो सिग्मा की और एप्सिलॉन नॉट की। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है 17.7 था ये, इंटू 10⁻⁻²2। एप्सिलॉन नॉट का मान पता है आपको 8.85 गुणे 10⁻⁻12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा कितना 2 गुणे 10⁻⁻10। अब चूंकि ये E है तो E का मात्रक भी जानते हो आप न्यूटन पर कूलम। ये है आपका आंसर, कर लो कॉपी। सिंपल सा सवाल था ये भी। ये सवाल यूपी बोर्ड 2013, 2014, 2019 में आया है। सवाल लिख लो। सवाल कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए सदिश बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। आपको फाई की गणना करना है। क्वेश्चन लिख लो फिर सॉल्व करते हैं। आप फाई का फार्मूला जानते हो, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिश कौन कौन से, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। ई का वैल्यू आपको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट ए का मान दिया है 8j कैप। अब हम डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं, जे का जे से कर दो, क्योंकि i डॉट जे डॉट के ये तो 0 हो जाता है, जे का जे से कर दो 8 त्रिक 24, ये हो गया आपका आंसर। मात्रक लिख दो, इसका मात्रक है ई का मात्रक क्या होता है, अभी पीछे आपने लिखा था न्यूटन प्रति कूलम, या फिर एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्योंकि देखो ई का फॉर्मूला आप जानते हो, ई बराबर एक फार्मूला V/L भी होता है, तो V मतलब विभव, तो इसका मात्रक वोल्ट हो गया। L लंबाई थी इसलिए मीटर हो गया।
और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ये हो गया 24 वोल्ट मीटर। एक मात्रक और भी आप उससे लिख सकते हो, इसका न्यूटन प्रति कूलाम लिख दो और ये मीटर स्क्वायर लिख दो, तो दूसरा मात्रक ये भी हो जाएगा 24, तो मान हो गया, वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम और ये मीटर स्क्वायर। चूँकि ये मात्रक मैं इसलिए बता रहा हूँ, चूँकि अगले वाले पार्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि मात्रक भी जो मतलब इस वाले पार्ट में हम टोटल न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, अगले वाले पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि विमा के सवाल कैसे पूछे गए हैं, मात्रक के सवाल कैसे पूछे गए हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। आप कर लो कॉपी। ये सवाल यूपी बोर्ड 2017 में पूछा है, सवाल लिख लो। सवाल कह रहा है यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा है, घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा है, तो घन के किसी फलक से बाहर निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। फाई की गणना करनी है आपको। कॉपी कर लो सवाल को। देखो, आप ये जानते हो कि जो फाई का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला तो आपको याद है ना। मतलब किसी भी बंद सतह से जो निर्गत कुल फ्लक्स होता है वो Q इन का मतलब है अंदर आवेश, उस बंद सतह के अंदर जितना भी आवेश है, और बटा एप्सिलॉन नॉट। अब एक घन की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है घन की। और घन के केंद्र पर ये आवेश रखा गया है, घन के केंद्र पे आवेश रखा गया है, मतलब आवेश उस बंद सतह जो कि घन है, बंद सतह के अंदर ही है। मतलब सवाल में आपको Q इन दिया गया है कितना, 1 कूलाम। बात समझ में आ गई। 1 कूलाम का आवेश रख रहे हैं वो घन के केंद्र पे। अब एप्सिलॉन नॉट का भी मान पता है, लेकिन ध्यान रखना ये यहाँ से जो फाई है, ये जो फाई मिलता है ये कुल वैद्युत फ्लक्स होता है। मतलब अगर इसकी सतह पे आप 1 कूलाम का आवेश रख रहे हो इसकी केंद्र पे, घन के केंद्र पे, तो इस घन से, इस पूरे घन से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, फाई होगा, वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्यों रख दिया है आपने। तो अब सवाल में अगर ये पूछता कि इस घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स बताओ, तो अब तो अपना आंसर होता Q बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है, इस सवाल में ये कह रहा है कि घन के एक फलक से, सवाल पढ़ो ध्यान से, कह रहा है कि घन के किसी फलक से, मतलब एक फलक की बात कर रहा है। एक फलक से निर्गत फ्लक्स चाहिए आपको, निर्गत फाई चाहिए एक फलक से। तो हम ये देख लें कि घन में कुल फलक कितने हैं। घन आपके एक कमरे जैसा होता है, ठीक है। तो आपके कमरे में जितनी दीवार होती हैं उतने ही घन में एक फलक होते हैं। आप अपने कमरे को देखो तो 1 2 3 4 5 6 दीवारें हैं, मतलब घन में कुल फलक कितने हैं। चूंकि घन में कुल फलक बराबर 6, अब कुल फलक 6 हैं, मतलब ये जो Q बटा एप्सिलॉन नॉट फाई आएगा ये 6 फलक से निकलने वाला फ्लक्स होगा। अतः ये जो कुल फ्लक्स है फाई, ये 6 फलक से निर्गत है, फ्लक्स है 6 फलक से निर्गत, मतलब निकलने वाला फ्लक्स। ये जो फाई है ये है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब Q इन, अंदर आवेश जो है। इतनी बात समझ में आई आपको। लेकिन सवाल कह रहा है एक फलक से, तो अपने को ये पता चल गया 6 फलक से इतना निकलेगा, तो अब हम एक एक नियम लगा देंगे, एक फलक से निकाल लेंगे। इतना लिख लिए, चालू कर दो। अब तो चालू हो गया।
इसलिए एक फलक से निर्गत फ्लक्स ये कितना हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट था और ये 6 का भाग दे दो तो Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू डाल दो, वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू पता है आपको 1 कूलाम, ये 6, एप्सिलॉन नॉट पता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसको सॉल्व करोगे आप, इतना लिख लो, जब सॉल्व करोगे आप तो इसका जो मान मिलेगा 1.88 गुणे 10 की घात -10 है ना। गुणा भाग तो कर ही सकते हो, मात्रक भी लिख सकते हो, मात्रक आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। फाई का मात्रक अभी पिछले वाले सवाल में हमने लिखा भी था, वहाँ से देख भी सकते हो। तो ये है अपना आंसर। मतलब यहाँ पर ध्यान रखना ये एक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स है। कर लो कॉपी, इस सवाल को लिखो। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आया था, मतलब 2 नंबर का ये सवाल आया था यूपी बोर्ड 2013 में। ये सवाल कह रहा है आसुत जल की 64 बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है और आवेश 2/3 गुणे 10 की घात -12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। मतलब 64 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया गया है। तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिख लो, फिर सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 64 छोटी छोटी बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं। ये कितनी बूंदें हैं, 64। इन सभी को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया गया है। ठीक है, इस बड़ी बूंद का कैपिटल V मतलब विभव निकालना है। ये जो 64 छोटी छोटी बूंदें हैं, इन बूंदों की त्रिज्या दी गई है और इन बूंदों का आवेश भी दिया गया है। प्रत्येक बूंद की त्रिज्या और आवेश। तो हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या r, माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या r तथा प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश q है। अब r का मान दिया है आपको, सवाल पढ़ोगे तो ये दिया है 0.1 मिलीमीटर। इसको आप मीटर में बदल सकते हो, ये हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और ये आवेश भी दिया गया है 2/3 गुणे 10 की घात -12 कूलाम। ये तो हो गई छोटी बूंद की बात। अब बड़ी बूंद का विभव पूछा है, तो अच्छा, विभव जो होता है बड़ी बूंद का जो विभव होगा मतलब उसकी सतह का विभव होगा। और हम ये जानते हैं कि जो बूंद होती है वो गोलाकार की होती है। बूंद कैसी होती है, गोलाकार होती है। अब गोला है मतलब उसकी कुछ त्रिज्या होगी, जैसे ये छोटी बूंद की त्रिज्या दी गई थी। तो हम मान लेते हैं कि बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है, R। बड़ी बूंद की त्रिज्या R तथा आवेश भी मान लो आप, बड़ी बूंद का ही आवेश, इसको हमने Q मान लिया। इतनी बात समझ में आई आपको, इतना लिख लो, आगे चलें। अब देखो, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि 64 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया गया है। मतलब सभी 64 छोटी छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हो जाएगा। ये हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक बड़ी बूंद का आयतन, क्योंकि उन सभी को मिला के एक बड़ी बूंद बनाया गया है, तो एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 64 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, या फिर सीधा ऐसे लिख दो 64 छोटी बूंदों का आयतन। इतना लिख सकते हैं, क्योंकि उनको मिलाकर ही बड़ी बूंद बनाया गया है। हम ये भी जानते हैं बूंदें कैसी होंगी, ये बूंदें गोलाकार।
अब गोले का आयतन भी जानते हैं हम लोग 4/3 पाई r³। ये बड़ी बूंद है इसलिए कैपिटल R। ये हुआ 64 गुणे छोटी बूंद का आयतन। एक छोटी बूंद का आयतन क्या है 4/3 पाई r³, स्मॉल r। तो अब यहाँ से 4/3 पाई कट गया तो कैपिटल R का वैल्यू कितना मिला, ये क्यूब घनमूल ले लो दोनों पक्षों का, तो ये 4r मिला। मतलब कैपिटल R जो है 4 गुना स्मॉल r है। इतनी बात समझ में आई। क्योंकि बूंद गोलाकार है और गोले के लिए जो विभव होता है वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। उसकी सतह पे विभव इतना ही होता है। तो अब विभव ही निकालना है, मतलब अपने को उस बड़ी बूंद का आवेश निकालना पड़ेगा और बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या तो हमने निकाल ली, स्मॉल r का तो मान पता है ये, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या निकाल ले। अब हमको निकालना है बड़ी बूंद का आवेश। तो अब ये सभी आवेश 64 बूंदों का जो आवेश है वो मिलकर एक बड़ी बूंद का आवेश बन जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक बड़ी बूंद का आवेश, ये सवाल आपको ज़रूर टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मिला ही तो रहे हैं। तो एक बार आयतन एक बार आवेश, बस। एक बड़ी बूंद का जो आवेश है बराबर 64 छोटी बूंदों का आवेश। इतना लिख लो, कैलकुलेशन ही है इस सवाल में और कुछ भी नहीं है। लिख लिया? हमने बड़ी बूंद का आवेश कितना माना है कैपिटल Q। तो कैपिटल Q बराबर कितना हो गया 64 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन क्या है स्मॉल q। अब यही मान रखना है बस। Q भी पता चल गया और R भी पता चल गया। अब V का फार्मूला क्या है, ये बड़ी बूंद की सतह का विभव, मतलब बड़ी बूंद का विभव ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसी माध्यम की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब निर्वात या फिर वायु में q/r। वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो कैलकुलेशन। इसका मान पता है 9 × 10⁹। इसका मान हमको पता चल गया 64 × Q। इसका मान पता है स्मॉल q का मान दिया है 2/3 × 10⁻12 बटा में कैपिटल R का मान कितना है 4 × स्मॉल r। स्मॉल r पता है 0.1 × 10⁻³ ये मल्टीप्लाई था बटा में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है। इसको सॉल्व करना, आप कैलकुलेशन करना, ये 960 वोल्ट आ रहा है। गुणा भाग तो कर ही लोगे आप, यही आपका आंसर है। कर लो कॉपी, इस सवाल को लिखो। ये सवाल आया है यूपी बोर्ड 2019 में। ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर का। सवाल कह रहा है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। सवाल लिख लो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कैपिटल A को ज्ञात करना है जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद, मतलब स्मॉल m दिया है 0.001 मिलीग्राम। mg मिलीग्राम को ग्राम में बदलना हम लोग जानते हैं 0.001, ये 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। फिर आवश्यकता पड़ेगी तो किलोग्राम में भी बदल देंगे। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, इस पे इलेक्ट्रॉनिक आवेश Q जो दिया है 3e दिया है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश मतलब 3e दिया है और E का मान जानते हो आप लोग, मान रखो E का मान है 1.6 × 10⁻19। अब इस तेल की बूंद का द्रव्यमान भी दिया गया है, आवेश भी दिया गया है। मतलब ये तेल की बूंद अगर ऐसे होगी जिसका कुछ द्रव्यमान है कुछ आवेश है, हम ये जानते हैं कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर
ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक बल लगता है जिसको mg बोलते हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है कि ये जो वैद्युत बल निकालना है अपने को, ये वैद्युत बल इस बूंद को संतुलित करता है। संतुलित करने का मतलब ये होगा कि ये वैद्युत क्षेत्र जो है ऊपर की ओर बल लगाएगा, जिसको हम लोग वैद्युत बल बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल ही तो लगता है। तो ये वैद्युत बल mg के बराबर होगा परिमाण में और दिशा में विपरीत होगा, तभी तो ये संतुलित कर पाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब कि Fe बराबर mg, ये सवाल कह रहा है। बात समझ में आ गई आपको? इतना लिख लो, फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब हो गया सवाल खत्म। बस आपको यही बात पकड़नी थी कि ये वैद्युत क्षेत्र जो है एक बल लगाएगा जिसको वैद्युत बल कहेंगे हम लोग, और ये वैद्युत बल इस mg बल को संतुलित करेगा। मतलब mg के विपरीत दिशा में लगेगा और उसके परिमाण के बराबर लगेगा, तभी ये संतुलन अवस्था में रहेगी, नहीं तो नीचे गिर जाएगी अगर Fe कम हो गया तो। और Fe अगर बड़ा हो जाएगा तो ये वस्तु ऊपर उड़ जाएगी। इतना समझ में आया? इतना लिख लो। Fe का वैल्यू हम जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र दिया है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है आपको, तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? F/Q। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा का फार्मूला यही तो होता है, F/Q। तो यहाँ से यदि आप F निकालोगे तो ये E इंटू Q हो जाएगा। तो Fe की जगह क्या रखोगे आप? E इंटू Q। ये Fe क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स। E मतलब इलेक्ट्रिक, वैद्युत बल। mg आपको निकालना क्या है? कैपिटल E। ये हो जाएगा mg बटा स्मॉल q। बस मान ही रखना है, कैलकुलेशन करना है, कर लो। अब कोई मिस्टेक तो नहीं की यहाँ पे? ये f का वैल्यू E इंटू क्यू था, हाँ EQ ऐसे दिख रहा था मुझको। तो अब आप m का वैल्यू डालो यहाँ पे। m ये देखो, ये ग्राम में है, चूँकि यहाँ SI पद्धति में कर रहे हैं ना, तो इसको किलोग्राम में बदलना है, ध्यान रखना। SI पद्धति में ये जो द्रव्यमान लिखे थे हम लोग ग्राम में, उसको किलोग्राम में लिखना है। तो किलोग्राम में जब इसको बदलेंगे तो देखो ये 0.001 इंटू 10⁻³ ये ग्राम में था, इसको किलोग्राम में बदलोगे तो फिर से क्या हो जाएगा? -3 का मल्टीप्लाई 10⁻। अब ये किलोग्राम में हो गया। g का मान जानते हो आप 10 होता है, और बटा स्मॉल q आपको दिया गया है 3 इलेक्ट्रॉनिक, मतलब 3 10 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अभी गुणा भाग तो आप कर ही सकते हो, जो जब इसको सरल करोगे गुणा भाग करने के बाद तो ये जो मान मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2.0 गुणे 10 की घात 10। ई का मात्रक भी जानते हो, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से मात्रक देख सकते हो ना, F का मात्रक न्यूटन, इसका कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। कर लो सॉल्व, यही आपका आंसर है। इस सवाल को लिखो। ये सवाल NCERT में भी दिया गया है और ये यूपी बोर्ड 2015 और 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसको कॉपी कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E जिसका मान दिया है 5 गुणे 10 की घात 3 आई कैप मतलब ये x अक्ष के अनुदिश है, न्यूटन प्रति कूलम मात्रक है इसका, में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ है जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर और ये वर्गाकार है, समतल है, और ये YZ तल के समांतर है। खास बात ये भी है, ये YZ के तल के समांतर है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा? कितना फ्लक्स, फाई कितना होगा, ये निकालना है आपको। और इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है कि यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए। अभी ये जो तल YZ तल के समांतर था, अब यदि अगर ये तल
एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए तब कितना फ्लक्स होगा। मतलब 2 बार फ्लक्स निकालना है आपको। देख लो 2 नंबर का सवाल है ये, और इतना कठिन सवाल आपको लग रहा होगा। कठिन तो नहीं है लेकिन फिर भी ये अच्छा सवाल है। 2 नंबर का सवाल है ये, कॉपी कर लो फिर सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करें सवाल। आपको जो चीज़ें दी गई हैं पहले उसको लिखो। आपको ई दिया गया है, सदिश के रूप में दिया है 5 गुणे 10 की घाते 3 आई कैप। आई कैप बताता है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है ई, ये एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है। कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ। अभी वर्गाकार समतल पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। ये तो सेंटीमीटर में भुजा है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना मिला आपको? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन असाई पद्धति में इसको मीटर में बदलना है तो कैसे बदलोगे? ये देखो ये 100 हुआ, इसको गुणा 1, ये भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। ये मैं बदलने का तरीका सिखा रहा हूँ आपको। 100 गुणा ये सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 1 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻2 मीटर या फिर 1/100 मीटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हुआ 100। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 10⁻⁴ और इसका स्क्वायर करोगे मीटर स्क्वायर। तो ये +2 और -4 मतलब -2 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल अपने को पता चल गया 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अभी दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्षेत्रफल के परिमाण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना लिख लो। लिख लिया। देखो वैद्युत क्षेत्र हमको पता है कि एक्स अक्ष के अनुदिश है, और क्षेत्रफल सदिश अभी हमको नहीं पता है। हाँ, क्षेत्रफल का परिमाण जरूर हमने निकाल लिया 10⁻⁻2, और निकालना है अपने को फाई। तो फाई का फार्मूला हम जानते हैं E.A, यही होता है फार्मूला। तो E तो हमको पता है सदिश रूप में, क्षेत्रफल सदिश हमको नहीं पता है। या फिर इसी को हम ये भी लिख सकते हैं ना, E × A × cos थीटा। याद होगा आपको A.B क्या होता है? AB cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है? E और A के बीच का कोण। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण ही है थीटा। तो अब हमको पता करना है E और A के बीच का कोण। चूंकि E का भी परिमाण पता है, A का परिमाण पता है। देखो E का परिमाण कितना हो जाएगा? 5 × 10 की घात 3। चूंकि E कितना दिया था आपको? आपको दिया था E 5 × 10 की घात 3, 5 × 10 की घात 3 आई कैप। तो ये आई कैप तो दिशा बता रही है। अगर हम कैपिटल E के परिमाण की बात करें तो ये है 5 × 10 की घात 3। और हमने क्षेत्रफल सदिश का भी परिमाण निकाल लिया 10⁻⁻2। तो अब यदि इनके बीच का कोण थीटा पता चल जाएगा तो हम फाई निकाल देंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अब हम क्या करेंगे? थीटा निकालेंगे। तो थीटा निकालने के लिए उस भाषा को पढ़ते हैं जो भाषा सवाल में लिखी है। सवाल कह रहा है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E 5 × 10 की घात 3 आई कैप, मतलब आई कैप की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश होती है। मतलब E की दिशा तो हमको पता चल गई, E की दिशा किस ओर है? एक्स अक्ष के अनुदिश पता चल गई। आगे कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर है। अब ये पकड़ना है अपने को तल। देखो ये होता है एक्स अक्ष, ये ऊपर होता है वाई अक्ष, और तल के लंबवत बाहर की ओर, ये मेरे पेन की दिशा में तल के लंबवत ऐसे बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या होता है? जेड कैप। तल के लंबवत बाहर की ओर क्या होता है? ऐसे, ये तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो ये है एक्स, ये है वाई, और इसके तल के लंबवत बाहर क्या है? तल के लंबवत बाहर है जेड। और बात कर रहा है सवाल में बात की जा रही है YZ तल की। तो अगर हम YZ तल को इस कागज से समझने की कोशिश करें तो देखो
थोड़ा ध्यान से समझना, यही खास बात है इस सवाल की, बाकी सवाल बहुत सस्ता सा है। देखो ये कागज़ हमने बनाया, ये है y अक्ष की ओर, ये रख दिया, और ये जो इसका ये वाला तल है, ये बाहर वाला, ये तो z की ओर है ना, ये वाली दिशा, अगर इसमें हम चलो बना दें ये वाली दिशा, ये z अगर इसको ऐसे खड़ा कर दे, इस तल को ऐसे, तो ये ऊपर वाली दिशा क्या हो गई, z की दिशा, ये ऊपर वाली दिशा क्या हो गई, z की दिशा। ऐसे समझो आप, ये ऊपर वाली दिशा क्या हो गई, इस तल की ऊपर वाली दिशा z हो गई, इधर वाली दिशा y हो गई, और ये इधर वाली दिशा x हो गई। तो ये ऊपर वाली दिशा क्या है, z, और ये वाली दिशा क्या है, y। मतलब ये जो तल इस तरह हमने रखा है, ये yz तल में ही तो रखा है, इस तरह ये जो खड़ा तल रखा है हमने, ये yz तल में है। तो अब इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तल के लंबवत होता है, बाहर की ओर होता है। तो ये क्षेत्रफल, अगर ये तल है ये ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, x अक्ष की ओर ही होगा, ऐसे x अक्ष की ओर होगा। मतलब हमको ये पता चल चुका है कि क्षेत्रफल मतलब a की दिशा किधर है, x में ही है। मतलब a सदिश भी इसी ओर है, जिस दिशा में क्या था, e। मतलब इनके बीच का कोण कितना है, 0। वैल्यू रख दो, फाई इज इक्वल टू ई का वैल्यू है 5 × 10⁻³ हो सकता है ये कागज़ में आपको अच्छे से ना समझ में आया हो, अगर वाइट बोर्ड में समझ जाते तो थोड़ा और क्लियर होता, क्योंकि वो कागज़ का तल हो सकता है आपको ना दिख रहा हो अच्छे से। ए का मान हमने में निकाला था 10⁻², और cos 0 कितना होता है 1, सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है। तो ये कितना मिला, 50। और इसका मात्रक भी लिख सकते हो आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, मात्रक लिखना जानते हो आप। तो ये है फाई का आंसर। ये पहले पार्ट के लिए था, जब वो तल जो है YZ तल के अनुदिश रखा था। इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग दूसरे पार्ट पे सॉल्व करने आगे बढ़ते। कर ले कॉपी। दूसरे वाले पार्ट में सवाल क्या कह रहा है कि यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाए। देखो ये हो गया x अक्ष, और पृष्ठ का तल बना रहा है x अक्ष के साथ कितना कोण, 30 अंश का। ये तल है, ये ध्यान रखना, ये तल है, ये एक लाइन नहीं है, ये एक तल है, और ये तल कितना कोण बना रहा है, ये वाला कोण 30 अंश। इतनी बात समझ में आई। ये एक तल है, जैसे वो उसी अगर कागज़ की हम मदद लें तो ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये वाली दिशा, और ये ऐसे तल रखा है ये खड़ा, जो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 अंश का। बात समझ में आ गई। अब हम ये जानते हैं क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। क्षेत्रफल सदिश ऐसा होगा, ऐसा पेन की ओर, मतलब क्षेत्रफल सदिश ये तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। ये है अपना क्षेत्रफल सदिश। तो देखो सवाल में जो थीटा होता है वो तल और ई के बीच का कोण नहीं होता, वो क्षेत्रफल और ई के बीच का कोण होता है। ई तो अभी भी x अक्ष के अनुदिश है, ई तो अभी भी x अक्ष के ही अनुदिश है। क्षेत्रफल सदिश ये है, तो अब क्षेत्रफल सदिश ये है, ये है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण ये है, ये थीटा होगा। ये 30 अंश थीटा नहीं है, क्योंकि ये तो तल और x अक्ष के बीच, मतलब तल और ई के बीच का कोण है। बात समझ में आ गई। ये 90 पे क्यों लिया, क्योंकि क्षेत्रफल तल के लंबवत बाहर की ओर लंबवत होता है। अब आपको ये थीटा निकालना है। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा, और ये 60 है तो थीटा भी 60 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। मतलब थीटा दूसरे वाले पार्ट के लिए कितना है, 60 अंश। अब आप फाई निकाल सकते हो, E × A × cos 60, वैल्यू ही रखना है, सॉल्व करना है। ये हुआ 5 × 10⁻³ A का वैल्यू है 10⁻², cos 60 होता है 1/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मान मिल जाएगा कितना। देखो ये तो पहले ही 50 आ रहा था, आधा भाग दे दो 25 आ गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम। ये है दूसरे पार्ट का आंसर। तो यहाँ पे इस सवाल में आपको बस ई और ए के बीच का कोण पता करना था, बाकी सस्ता सवाल था। कर लो कॉपी, फिर आगे चलते हैं। ये सवाल यूपी बोर्ड 2017 में आया है। ये लघु उत्तरी में आया था, 3 नंबर के लिए सवाल आया था। सवाल पढ़ लो। कह रहा है 2 बिंदु आवेश +5 × 10⁻⁻19 कूलम और +10 × 10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर पृथकतः स्थित है, मतलब 1 मीटर की दूरी पर अलग अलग रखे गए हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? सवाल लिख लो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? 2 आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके परिमाण भी दिए गए हैं, अभी हम लोग रख देंगे। कह रहा है ये 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? किस बिंदु पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो, ये भी धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है। तो अब हमको ये बात पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करने के लिए हम लोग परीक्षण आवेश रखते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं ना। तो मान लो इस बिंदु पे हमने परीक्षण आवेश रखा, परीक्षण आवेश +Q0 होता है, तो ये प्लस इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा और इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र भी होगा, है ना। और ये इसको इस दिशा में करेगा और इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस आवेश के कारण जो बल की दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की भी वही दिशा होती है। मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे संभावना है कि विद्युत क्षेत्र का परिणामी मतलब कुल विद्युत क्षेत्र जो है 0 मिल जाए। अगर ये दोनों परिमाण में बराबर हो जाएंगे तो 0 मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको समझना अच्छे से। इस बिंदु पे इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर भी, चूंकि दिशाएं विपरीत मिलेंगी तो हो सकता है इनके परिमाण बराबर हो जाएं, तो कुल परिणामी क्या मिल जाए अपने को? 0 मिल जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इस बिंदु पे कहीं देखें, इस आवेश के इस तरफ, Q1 के इस तरफ, यहाँ पर मान लो अगर हम परीक्षण आवेश को रखें +Q0 को, तो इस Q1 के कारण बल की दिशा ये होगी, मतलब E की भी दिशा यही होगी, क्योंकि हम जानते हैं धनात्मक आवेश के कारण जो बल की दिशा वह होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो E1 की दिशा ये मिल जाएगी अपने को, और ये भी धनात्मक आवेश है तो ये भी इस पर इसी दिशा में बल लगाएगा, मतलब E2 की दिशा भी यही मिलेगी। अब हमको बताओ, क्या इस Q1 के इस तरफ बाईं तरफ कहीं विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक ही है, दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? एक है। और ये सदिश से जोड़ोगे आप तो कुछ ना कुछ इसका मान मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? मतलब Q1 के बाईं तरफ तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। अब Q2 के दाईं तरफ देख लें, यही एक क्षेत्र बच गया, बाकी बीच वाले में तो 0 हो सकता है, मैंने चेक कर लिया। मान लो इस बिंदु पे हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? परीक्षण आवेश को लाओ यहाँ पे रखो, प्लस है, ये प्लस इसको इस दिशा में बल लगाएगा तो इसी दिशा में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र जो कि E2 है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब हम जानते हैं ये प्लस इसके कारण, देखो इस पे हमने इसके कारण देखा, अब इसके कारण देखो, ये भी प्लस है, इस पर इसी दिशा में बल लगाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा, मतलब E1 भी इसी दिशा में होगा। तो अब हमने ये देखा कि इस वाले भाग में भी दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे, मतलब इस वाले भाग में भी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि यदि दोनों धनात्मक आवेश हैं,
दोनों धनात्मक आवेश हैं तो उनके बीच में ही विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, दोनों आवेशों के किनारे नहीं होगा, बीच में ही होगा। अब हम मान ले रहे हैं कि क्योंकि देखो इस तरफ तो होगा नहीं, इस तरफ होगा नहीं, बीच में ही होगा, तो हम मान ले रहे हैं Q1 से x दूरी पर होगा विद्युत क्षेत्र 0 इस बिंदु पे। बात समझ में आ रही है? इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र 0 होगा मान ले x दूरी पर। तो अब बताओ इस E1 का परिमाण इस E2 के परिमाण के बराबर कर दे, तभी तो ये 0 होगा। चूंकि दिशाएं विपरीत हो गई, परिमाण बराबर हो जाएगा, तो अपने को कुल वैद्युत बल क्या मिल जाएगा? 0। E1 क्या है? 1 के कारण इस पे, तो इस आवेश के कारण इससे r दूरी पर मतलब x दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/r²। रख तो अब कैलकुलेशन ही है। KQ मतलब Q1, क्योंकि Q1 के कारण देख रहे हैं, बाई r² की जगह x² रखेंगे क्योंकि दूरी कितनी है? x मानी है, बराबर ये हुआ KQ2 डिवाइडेड बाई r² मतलब ये वाली दूरी Q2 से, तो ये पूरा 1 था 1 मीटर, तो ये x हो गया, तो ये 1 - x हो गया। कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, K से Q कट गया, तो यहाँ से तिर्यक गुणा करो, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो ये हुआ 1 - x। इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ा दें। चलो एक लाइन अभी बैक रखते हैं। तो ये हो गया 1 - x बटा x, ये पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये 1 - x जाएगा, ये x²। इधर क्या हुआ? ये Q1 बटा में जाएगा, तो ये Q2/Q1। बोलो मान रख दो, Q2 का मान रखो यहाँ पे। Q2 का मान कितना दिया गया था सवाल में? देख लो, 10 × 10 की घात -19। आपको x निकालना था, ध्यान रखना। और Q1 का मान दिया था 5 × 10 की घात -19। ये सालों करोगे तो ये 2 जाएगा। ये कितना मिलेगा आपको? 2। अब 1 - x बटे x का स्क्वायर बराबर 2 मिला, दोनों पक्षों का रूट ले लो, वर्गमूल ले लो, तो ये मिला 1 - x बटा x बराबर √2। बोलो x का वैल्यू ही तो निकालना है, तिर्यक गुणा कर दो। ये हुआ √2x = 1 - x। यहाँ से ये इधर गया, प्लस हो गया, तो √2x + x = 1। तो x का वैल्यू कितना मिला आपको? 1/, यहाँ x कॉमन ले लोगे तो 1 + √2। इतना लिख लो, फिर आगे करें। लिख लिए 1 + √2। ठीक है, √2 को वैल्यू डाल दो, 1/1 प्लस √2 का वैल्यू कितना होता है पता है आपको? 1.414। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। सॉल्व कर लो, यही से आपका आंसर आ जाएगा। ये मिला 1 बटा ये 1 1 2 हो जाएगा, 2.414। दशमलव हटाने के लिए क्या करें? 1000 का गुणा कर दें, 3 0। तो ये कितना मिल जाएगा? x = ऊपर मिल गया 1000, नीचे मिल गया 2414। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो। अभी एक बार तो पूरा जा नहीं रहा है, फिर 2 चौका 8 लगभग आएगा 0.414 मीटर में। ये है आपका आंसर। मतलब पहले वाले आवेश Q1 से मानी थी ना x दूरी, पहले वाले आवेश से 0.414 मीटर दूर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इतने सवाल आए थे अभी तक यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल। ये वाला पार्ट सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए था, ध्यान रखना। ठीक है, अगले वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि परिभाषाएं किस प्रकार से पूछी गई हैं, विमा से संबंधित सवाल, मात्रक से संबंधित सवाल देखेंगे, और फिर तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे डेरिवेशन से संबंधित सवाल जो कि यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है।